जा रही है। क्या हाल है आप लोगों का? बढ़िया है। मौसम तो अभी लगता है कि पूरे बिहार में अच्छा है। कहीं ज्यादा गर्मी तो नहीं पड़ रही है। आवाज जा रही हमारी? वर्षा कह रही है कि सर आज साइंस से क्वेश्चन आंसर कीजिए। अच्छा ठीक है वर्षा, आज आपकी बात को माना जाएगा। प्रश्नोत्तर सत्र में आज विज्ञान से ही हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। चलिए, आज के लिए पहला क्वेश्चन है, ऑयल ऑफ विट्रॉल। ऑयल ऑफ विट्रॉल जो है वह किस अम्ल को कहा जाता है? ऑयल ऑफ विट्रियोल किस अम्ल को कहा जाता है? ऑप्शन भी हम दे रहे हैं। पहला ऑप्शन है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। दूसरा ऑप्शन है नाइट्रिक अम्ल HNO3। तीसरा ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। और चौथा ऑप्शन है कार्बोनिक अम्ल H2CO3। ये चार ऑप्शन है। बताइए कि ऑयल ऑफ विट्रॉल जो है किसको कहा जाता है? आप सभी के आंसर गलत आ रहे हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल को H2SO4 को ऑयल ऑफ विट्रॉल कहा जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल को ऑयल ऑफ विट्रॉल कहा जाता है। दूसरा प्रश्न आप लोगों से है कि नींबू, संतरा, इसमें आपको कौन सा अम्ल पाया जाता है? नींबू, संतरा आदि खट्टे फल में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बिल्कुल सही उत्तर आप लोगों का आ रहा है। साइट्रिक अम्ल पाया जाता है नींबू, संतरा आदि में। तीसरा प्रश्न आप लोगों से है कि सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सेब में पता है आप लोगों को? सेब में आपको मेलिक अम्ल पाया जाता है। सेब में मेलिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद याद रखिएगा कि इमली में, ठीक है, इमली में आपको टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। इमली, अंगूर, इस सब में आपको टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। इमली, अंगूर, इस सब में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। सेब में
मेलिक अम्ल पाया जाता है। लाल रंग का जो चींटी होता है, उस चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लाल चींटी में लाल चींटी में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल। और सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में एसिटिक अम्ल। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है। उसके बाद बताइए कि पालक, टमाटर, इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? पालक और टमाटर में। पालक और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। कौन अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है पालक और टमाटर में। अगला प्रश्न है आप लोगों से कि रसायन उद्योग जो होता है, केमिकल इंडस्ट्रीज, उसमें आपको किस अम्ल का सबसे ज्यादा प्रयोग होता है ना? और जिसका प्रयोग आपको तेजाब बनाने में भी होता है। तेजाब का नाम आप लोग एसिड अटैक का नाम सुने होंगे, तेजाब का नाम सुने होंगे। इसमें आपको कौन सा अम्ल जो है प्रयुक्त होता है? बिल्कुल सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका प्रयोग होता है। अच्छा, अगला है नीला थोथा। नीला थोथा का नाम आप लोग सुने होंगे। नीला थोथा, इसका रासायनिक नाम क्या है? नीला थोथा, रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा मीनाक्षी। नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? बता सकते हैं आप लोग? नीला थोथा का रासायनिक नाम कॉपर सल्फेट है। इसके साथ 5 अणु यदि जल का हो तो उसको नीला थोथा कहा जाता है। नीला थोथा का रासायनिक नाम कॉपर सल्फेट है। आप लोग कभी कोका कोला पिए हैं? कोका कोला आप लोग पिए हैं? अच्छा, उसका स्वाद थोड़ा सा खट्टा होता है। और यह खट्टा जो है, उसमें कौन सा अम्ल उपस्थित होता है जिसके कारण कोका कोला के स्वाद में खट्टापन होता है? पता है आप लोगों को? नहीं पता है। फॉस्फोरिक अम्ल। कौन सा अम्ल? फॉस्फोरिक अम्ल, H3PO4, फॉस्फोरिक अम्ल। अच्छा, ये बताइए कि अम्ल जो है वह नीले लिटमस को किस कलर में बदल देता है? अम्ल नीले लिटमस को किस कलर में बदल देता है? बिल्कुल लाल में। और क्षार जो है लाल लिटमस को किस में बदल देता है? नीला में। किस में बदल देता है? नीला में।
आप लोग यह जान लीजिए कि परमाणु का 3 गो मौलिक कण होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का खोज जो है जे थॉमसन ने किया, प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन, कभी कभी रदरफोर्ड भी दे देता है, और न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक ने किया। यदि आपको यह पूछे कि इलेक्ट्रॉन का निरपेक्ष आवेश कितना होता है, क्या पूछे एग्जाम में कि इलेक्ट्रॉन का निरपेक्ष आवेश कितना होता है, तो आपको कहना होगा -1.6 गुना 10⁻⁻⁻19 कूलम। और यदि इलेक्ट्रॉन का आपको सापेक्ष आवेश पूछे, ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉन का सापेक्ष आवेश पूछे तब कहना है -1। क्या कहना है? -1। यदि प्रोटॉन का आपको निरपेक्ष आवेश पूछे तो इसी वैल्यू को प्लस में लिख देना है, यानी +1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है। और यदि प्रोटॉन का सापेक्ष आवेश पूछे तो फिर आपको +1 कहना है। और न्यूट्रॉन का यदि निरपेक्ष आवेश पूछे तो 0 कहना है, और सापेक्ष भी आवेश पूछे तो 0 कहना है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन का निरपेक्ष आवेश -1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम, और सापेक्ष आवेश जो है -1। प्रोटॉन का निरपेक्ष आवेश +1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम, और सापेक्ष आवेश +1। न्यूट्रॉन का सापेक्ष आवेश से निरपेक्ष आवेश 0 और सापेक्ष आवेश भी 0। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यदि आपको एक गो तो आवेश होता है और दूसरा क्या होता है? द्रव्यमान होता है। क्या होता है? द्रव्यमान। तो जिस तरह आपको आवेश निरपेक्ष और सापेक्ष होता है, उसी तरह द्रव्यमान भी निरपेक्ष और सापेक्ष होता है। ठीक है। तो अब इलेक्ट्रॉन का निरपेक्ष द्रव्यमान कितना होता है? तो यह होता है आपको 9.1 गुना 10⁻⁻31 केजी में। किसमें? केजी में रहेगा तब। यदि आपको यही चीज रहे ग्राम में तो माइनस में चूंकि पावर है तो 31 के बदले 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 28। इसी तरह आपको प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.6 गुना 10⁻27 केजी में, ठीक है, -27, 10⁻⁻27 केजी में। और यदि ग्राम में पूछेगा तो 1.6 गुना 10⁻⁻24 ग्राम हो जाएगा। और न्यूट्रॉन का भी उतना ही द्रव्यमान होता है जितना कि प्रोटॉन का होता है। तो इसका भी केजी में 10⁻⁻27 केजी, और आपको ग्राम में 10⁻⁻24 ग्राम। और यदि सापेक्ष द्रव्यमान पूछे तो इलेक्ट्रॉन का सापेक्ष द्रव्यमान 1/1840 होता है, प्रोटॉन का सापेक्ष द्रव्यमान 1 होता है, और न्यूट्रॉन का भी सापेक्ष द्रव्यमान 1 होता है। समझ रहे हैं आप लोग? वैसे नोट भी देंगे, कल आप लोगों को पीडीएफ भी इसका मिलेगा, समझ में आ जाएगा। आज केमिस्ट्री का ही लिख रहे थे, अभी केवल क्वेश्चन आंसर चलने दीजिए। हाँ हाँ अमृत, एखन तऽ कने लाइव क्लास में छी, लाइव क्लास से निकलै छी आ तकर बाद अहाँके भेज दै छी। हाँ हाँ जोड़ देबै, 1 घंटा बाद नीचे। हाँ
हाँ, इम्पोर्टेंट है ये। इनके बाद आप लोग बताइए, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? बिल्कुल, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। शुद्ध जल आपको उदासीन होता है, ठीक है। 7 से कम रहेगा तो अम्लीय होगा, 7 से ज्यादा रहेगा तो क्षारीय होगा। आप लोग सीएनजी गैस का नाम सुने होंगे, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। आप लोग बताइए, इस सीएनजी गैस का मुख्य अवयव क्या है? सीएनजी गैस का मुख्य अवयव क्या है? बिल्कुल, सीएनजी का मुख्य अवयव आपको मेथेन है, ठीक है। और आप लोग अपने घरों में खाना पकाने के लिए एलपीजी गैस का प्रयोग करते हैं। हालांकि इसमें 3 गो चीज रहता है, एक गो इथेन रहता है, एक गो प्रोपेन रहता है और एक गो ब्यूटेन रहता है। लेकिन मुख्य अवयव इसमें ब्यूटेन का जो 2 गो समावयवी है, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसो ब्यूटेन, यह मुख्य अवयव के रूप में रहता है। इथेन और प्रोपेन भी रहते हैं एलपीजी गैस में, लेकिन नॉर्मल ब्यूटेन और आइसो ब्यूटेन अधिक मात्रा में रहते हैं। अगला प्रश्न है कि रेफ्रिजरेटर में जो फ्रेऑन गैस प्रयोग में लाई जाती है, ये फ्रेऑन गैस क्या है आपको? फ्रेऑन का रासायनिक नाम क्या है? फ्रेऑन का रासायनिक नाम क्या है? फ्रेऑन का रासायनिक नाम डाइक्लोरोमेथेन है। फ्रेऑन का रासायनिक नाम डाइक्लोरोमेथेन है। जो समस्या है नैयर आलम, वो समस्या आप टाइप कीजिए। अगला सवाल है, आप लोग नोबेल पुरस्कार के बारे में जानते होंगे, और नोबेल पुरस्कार जो है वो अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल ने आपको किस चीज का आविष्कार किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज का आविष्कार किया था? सीटेट सर्टिफिकेट के नंबर की जगह पर एनए देना है, नैयर आलम भारतीय। अल्फ्रेड नोबेल ने आपको, हाँ बिल्कुल, नोट अप्लीकेबल देना है एनए, डायनामाइट का आविष्कार किया था। डायनामाइट का आविष्कार किया था अल्फ्रेड नोबेल ने। अगला प्रश्न है, टेरिलीन। टेरिलीन जो है वह किस प्रकार का, क्या टेरिलीन क्या है? पहला ऑप्शन है प्लास्टिक है, दूसरा ऑप्शन है कि प्राकृतिक रेशा है, तीसरा ऑप्शन है कृत्रिम रेशा है, तीसरा ऑप्शन है कृत्रिम रेशा है टेरिलीन। बिल्कुल, टेरिलीन जो है वह कृत्रिम रेशा है।
अगला प्रश्न आप लोगों से है कि सबसे भारी तत्व तो आपको ऑस्मियम है। सबसे भारी तत्व जो है वह ऑस्मियम है। ठीक है। सबसे हल्का तत्व कौन है? सबसे हल्का तत्व कौन है? नहीं, सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन है। सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन। सबसे भारी तत्व ऑस्मियम और सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन है। आपके हड्डी और दांत के निर्माण में किस तत्व का सबसे प्रमुख भूमिका है? हड्डी और दांत के निर्माण में किस तत्व का सबसे प्रमुख भूमिका है? बिल्कुल, कैल्शियम का सबसे प्रमुख भूमिका है। नया बना दूंगा। अगला प्रश्न आप लोगों से है कि जो भी जीवाश्म है तो उनके आयु का पता कार्बन डेटिंग पद्धति से लगाया जाता है। इसमें कार्बन के किस समस्थानिक का प्रयोग होता है? C14 का कि C12 का? बिल्कुल, C14 का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न आप लोगों से है, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र जो होता है उसमें आपको यूरेनियम के किस समस्थानिक का प्रयोग होता है? नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र में यूरेनियम के किस समस्थानिक का प्रयोग होता है? U-235 का, U-238 का? U-235 राइट आंसर है। U-235 का प्रयोग होता है। U-238 नहीं, U-235 का प्रयोग होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन सा किरण सबसे खतरनाक होता है? कौन सा किरण सबसे खतरनाक होता है? ऑप्शन में है अल्फा रे, बीटा किरण, गामा किरण, एक्स किरण। सही उत्तर गामा किरण होगा। एक्स किरण उतना खतरनाक रहता है तो आपका बार बार एक्सरे जो है डॉक्टर करबे न करता। गामा किरण की वेधन क्षमता सबसे अधिक है और यह सबसे खतरनाक होता है। कि अनाज, मछली इस सब को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए गामा किरण का ही प्रयोग होता है। अनाज, मछली, सब्जी इस सब को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए गामा किरण का ही प्रयोग होता है और गामा किरण मनुष्य के लिए सबसे घातक किरण होता है।
हाँ हेलो। हाँ हाँ क्लास। अच्छा, अगला प्रश्न आप लोगों से है कि ये तो आप लोग कहे कि नीला थोथा या कशिश जो है वह कॉपर सल्फेट होता है। न थोथा कहिए या कशिश, यह कॉपर सल्फेट होता है। हरा कशिश किसको कहा जाता है? हरा कशिश कॉपर तांबा का सल्फेट हो गया। नीला कशिश नहीं, लोहा का जो सल्फेट होता है, फेरस सल्फेट, वो आपको हरा कशिश होता है। आप लोग अग्निशामक यंत्र देखे होंगे, सुने होंगे, आग बुझाने वाला यंत्र। तो अग्निशामक यंत्र में कौन सा गैस आग बुझाने में प्रयोग में लाया जाता है? बिल्कुल, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग जो है आग बुझाने में किया जाता है, CO2 का। अगला प्रश्न है कि गोबर गैस का, आप लोग तो बताए थे तभी कि CNG गैस का मुख्य घटक मीथेन है। LPG का आपको नॉर्मल ब्यूटेन और आइसो ब्यूटेन मुख्य घटक है। इथेन प्रोपेन भी पाया जाता है उसमें। तो ये बताइए कि गोबर गैस, जिसको बायोगैस कहते हैं, उसका मुख्य अवयव क्या है? गोबर गैस या बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? बिल्कुल, इसमें आपको रहता तो है मेथेन भी, हाइड्रोजन भी और हाइड्रोजन सल्फाइड भी, लेकिन सबसे ज्यादा मात्रा किसका होता है? मेथेन का होता है ना। तो गोबर गैस का मुख्य अवयव मेथेन गैस है। अच्छा, आप लोगों को मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि सुनते सुनते बहुत क्वेश्चन याद हो रहे। अच्छा, धातु की शुद्धता का निर्धारण, धातु की शुद्धता का निर्धारण किस सिद्धांत से किया जा सकता है? पहला, आर्किमिडीज के सिद्धांत से। दूसरा, पास्कल के नियम से। तीसरा, चार्ल्स के नियम से। चौथा, बॉयल के नियम से। धातु की शुद्धता का निर्धारण किस सिद्धांत से किया जा सकता है? नहीं, याद कर लीजिए, आर्किमिडीज के सिद्धांत से धातु की शुद्धता का निर्धारण किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है जो हम पहले भी पूछे हैं, बायोडीजल जो बनाया जाता है वह किस पौधा से बनाया जाता है? बायोडीजल पहले भी पूछे हैं हम ये। बिल्कुल,
जेट्रोफा का जो पौधा होता है उससे बायोडीजल तैयार होता है। जेट्रोफा का पौधा जो होता है उससे बायोडीजल तैयार होता है। देखिए जेनरल जो मिट्टी में उर्वरक डाला जाता है न, तो उसमें सामान्य उर्वरक जो मिट्टी में डाली जाती है उसमें तीन तत्व मुख्य रूप से रहता है। एक गो नाइट्रोजन रहता है, एक गो फास्फोरस रहता है, और तीसरा कौन सा तत्व है? पोटासियम। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम, एनपीके खाद का नाम आप सुने होंगे। जो सामान्य उर्वरक खेतों में प्रयोग में लाई जाती है वह आपको उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम, ये तीन गो एलिमेंट रहता है। अगला प्रश्न है, कोयला का सबसे शुद्ध रूप क्या है? कोयला नहीं, सॉरी, कार्बन का सबसे शुद्ध रूप क्या है? कार्बन का सबसे शुद्ध रूप क्या है? कार्बन का सबसे शुद्ध रूप कोक है। कार्बन का सबसे शुद्ध रूप कोक है। कार्बन का सबसे शुद्ध रूप कोक। अच्छा, बर्मी कल्चर में या बर्मी कंपोस्ट जो है वह आपको किसकी सहायता से तैयार किया जाता है? बर्मी कंपोस्ट। बिल्कुल, केंचुआ की सहायता से किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया? बिल्कुल, चार्ल्स डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत दिया। अच्छा, विकास के उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया? विकासवाद का सिद्धांत तो चार्ल्स डार्विन दिया। विकास के उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया? विकास के, बिल्कुल, ह्यूगो डी ब्रीज ने। किसने दिया? ह्यूगो डी ब्रीज ने। अच्छा, पृथ्वी पर सबसे पहले किस जीव की उत्पत्ति मानी जाती है? पृथ्वी पर सबसे पहले किस जीव की उत्पत्ति मानी जाती है? आंसर होगा नील हरित शैवाल।
नील हरित शैवाल। पृथ्वी पर सबसे पहले नील हरित शैवाल की उत्पत्ति मानी जाती है। अगला है मेरास्मस और क्वासियोरकर का रोग किसकी कमी से होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, किसके कमी से? बिल्कुल प्रोटीन की कमी से होता है। टाइफाइड रोग जो है किसके कारण होता है? टाइफाइड बुखार जीवाणु के कारण होता है। ठीक है। डेंगू का बुखार, चिकनगुनिया का बुखार किसके कारण होता है? डेंगू और चिकनगुनिया का बुखार विषाणु के कारण होता है, वायरस के कारण। काटता है दोनों में मच्छरे, लेकिन शरीर में वायरस जाता है, इसके कारण होता है। और मलेरिया तथा कालाजार जो है इसमें शरीर में क्या जाता है? मलेरिया तो मच्छर काटने से, कालाजार सेंध मक्खी काटने से। इसमें आपको प्रोटोजोआ जाता है शरीर। क्या जाता है? प्रोटोजोआ। अगला प्रश्न है जलांतक या हाइड्रोफोबिया का जो रोग होता है वह किस वायरस के कारण होता है? हाइड्रोफोबिया, जलांतक। बिल्कुल, यह जो है रेबीज वायरस के कारण होता है। चलिए अब इंटरवल लेते हुए अभी क्लास में प्रेजेंट टाइम, बहुत सारे लोग तो रिकॉर्डिंग देख करके ही काम चलाते हैं। प्रेजेंट टाइम जितने लोग उपस्थित हैं क्लास में वह अपने जिला का नाम लिखिए, तो डिस्ट्रिक्ट नेम। जैसा मैं देख पा रहा हूँ अभी क्लास में जुड़े हैं ओके। ऑनलाइन वाला सब भी बहुत अपसेंट रहते हैं। अभी देख पा रहे हैं हम मीनाक्षी सहरसा से, प्रिंसी लता पटना से, नमिता जमुई से, वर्षा सुपौल से, उनके बाद गौरव पूर्णिया से, नेहा सुपौल से, अंकिता कटिहार से, माधुरी मधेपुरा से, रंजना सुपौल से, श्वेता वैशाली से। श्वेता तो 3 गो हो गया। अब रोशन सुपौल से, नीतीश सुपौल, चंदन पटना, रिंकू सुपौल, प्रियंका मुजफ्फरपुर, मुन्नी कुमारी शेखपुरा, उसके बाद सुपौल, रेणु सुपौल, मीनाक्षी कुमारी, मीनाक्षी भी 2 गो हो गया, एक वैशाली से हो गया और एक सहरसा से हो गया। बेबी सुपौल से, रंजना, पूजा जायसवाल, पूजा, मीनाक्षी, सलोनी यादव सुपौल से, मुन्नी सुपौल। सुपौल का जनसंख्या ज्यादा है। बिल्कुल, ये तो मेरा गृह जिला है ना। और नमिता
बहुत दूर से जुड़ती है, जमुई से, विनीता मधेपुरा से, और भी बहुत सारे लोग। इसमें तो चंपारण वाले एब्सेंट ही हैं, अमित कुमार उपाध्याय जी। उनके बाद एब्सेंट बहुत रहते हैं, मधुबनी दरभंगा वाले सब भी एब्सेंट हैं। बाद में रिकॉर्डिंग जो रहता है ना, सब सोचता है रिकॉर्डिंग से हम काम चला लेंगे। चलिए ठीक है। अच्छा, आप लोग को बताना है, डॉल्फिन जो है वह किस वर्ग के अंतर्गत आता है। ऑप्शन दे रहे हैं। पहला है सरीसृप, दूसरा है मत्स्य, तीसरा है स्तनपायी, चौथा है पक्षी। बिल्कुल, आप लोग एक भी लोग कंफ्यूज नहीं किए, सब सही उत्तर दे रहे हैं न। स्तनपायी। वैसे डॉल्फिन मछली मछली लोग कहता है न, मछली जैसा ही आकार उसका होता भी है, लेकिन वह मत्स्य नहीं होता है, स्तनपायी होता है, मेमेलिया होता है। अच्छा, जब कवक और शैवाल आपस में मिल जाते हैं तो क्या बनता है। जब कवक और शैवाल आपस में मिल जाते हैं तो क्या मिलता है, बनता है। बिल्कुल, तो लाइकेन बनता है। क्या बनता है, लाइकेन। कवक और शैवाल आपस में मिलते हैं तो लाइकेन बनता है। अच्छा, ये बताइए, समुद्री घोड़ा, समुद्री घोड़ा जो है वह किस प्रकार का जीव है। ऑप्शन में वही सब है, सरीसृप है, मत्स्य है, स्तनपायी है। इसका उत्तर मत्स्य होगा। समुद्री घोड़ा जो है मत्स्य वर्ग का जीव है, मछली है वो। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, महिलाओं में लिंग हार्मोन के रूप में क्या सब पाया जाता है। ठीक है, एक पहला ऑप्शन है एस्ट्रोजन, दूसरा ऑप्शन है प्रोजेस्टेरोन, तीसरा ऑप्शन है टेस्टोस्टेरोन। इसमें कोई दो गो आंसर होगा, बताइए। महिला में सेक्स हार्मोन के रूप में क्या सब पाया जाता है। एक और दो, ये दोनों, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ना। एस्ट्रोजन जो है वह सहायक प्रजनन अंगों का विकास करता है, और प्रोजेस्टेरोन जो है वह गर्भाशय के डेवलपमेंट के लिए उत्तरदायी है, और टेस्टोस्टेरोन जो है वह पुरुष का लिंग हार्मोन है।
कौन सा हार्मोन कौन सा हार्मोन महिलाओं में दुग्ध निष्कासन दुग्ध निष्कासन के लिए उत्तरदायी है? कौन सा हार्मोन महिलाओं में दुग्ध निष्कासन के लिए उत्तरदायी है? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वह महिलाओं में दुग्ध निष्कासन के लिए उत्तरदायी है। ऑक्सीटोसिन। और इसका स्राव जो है वह पीयूष ग्रंथि से होता है, जो कि शरीर की मास्टर ग्रंथि है। अगला है फाइट एंड फ्लाई। फाइट एंड फ्लाई। फाइट एंड फ्लाई। लरो और उरो। लरो और उरो कौन सा हार्मोन कहलाता है? लरो और उरो। फाइट एंड फ्लाई। ऑप्शन थायरॉक्सिन हार्मोन। दूसरा ऑप्शन इंसुलिन हार्मोन। तीसरा ऑप्शन ऑक्सीटोसिन हार्मोन। चौथा ऑप्शन एड्रीनलिन हार्मोन। चौथा ऑप्शन सही है, एड्रीनलिन हार्मोन। डर, उत्तेजना, ये सब के लिए उत्तरदायी है एड्रीनलिन हार्मोन। अच्छा, एथलीट फुट की बीमारी। एथलीट फुट की बीमारी यानी पैर फट जाता है, ये किसके कारण होता है? ऑप्शन में है जीवाणु, विषाणु, फफूंद या कवक। चौथा है शैवाल। बिल्कुल, फफूंद या कवक। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मलेरिया से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? कोरोना है जो फेफड़ा प्रभावित होगा। पीलिहा नाम का अंग होता है, पीलिहा। ठीक है, वो आपको अंग्रेजी में इसको स्प्लीन कहते हैं। ये मलेरिया से प्रभावित होता है। पीलिहा ये मलेरिया से प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन है, साइंस से तो बहुत क्वेश्चन पूछे हैं। अब कुछ अदर सब्जेक्ट से भी पूछा जाएगा। हाँ, रिकॉर्डिंग हो रहा है नमिता, रिकॉर्डिंग हो रहा है। अगला प्रश्न आप लोगों से है कि 2020 में जो ओलंपिक होने वाला था वह आपको 2021 में आयोजित हुआ कोरोना के चलते। तो 2021 वाला ओलंपिक जो है कहाँ पर हुआ था?
2021 वाला ओलंपिक टोक्यो जापान में, टोक्यो जापान में 2021 वाला ओलंपिक। अच्छा, 2020 में होना था, 21 में हुआ। अगला ओलंपिक पेरिस फ्रांस में होने वाला है, कब होना है? 2024 में होना है। वो सारे साल पर 20 में होना था, एक साल लेट से हुआ कोरोना के कारण, लेकिन 2024 में जो ओलंपिक होगा वह पेरिस फ्रांस। 2024 का ओलंपिक कहाँ पर होगा? फ्रांस के पेरिस में। और 2028 का ओलंपिक कहाँ पर होगा ये भी प्रस्तावित है, आपको पता है? लॉस एंजिल्स, लॉस एंजिल्स अमेरिका में 2028 का ओलंपिक होगा। 2028 का ओलंपिक लॉस एंजिल्स अमेरिका में प्रस्तावित है। 2024 का फ्रांस में, अब 20 वाला 21 को हुआ न, आपको टोक्यो जापान में। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोगों से है, 22वां राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन जो है कहाँ पर किया गया? 22वां राष्ट्रमंडल खेल, कॉमनवेल्थ गेम, 22वां राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ पर किया गया? करंट अफेयर्स कमजोर है आप लोगों का। बर्मिंघम इंग्लैंड में, बर्मिंघम इंग्लैंड में। और यह 22वां राष्ट्रमंडल खेल पिछले साल 2022 में ही हुआ था, इसीलिए इसका डाटा याद रखना पड़ेगा। 22वां राष्ट्रमंडल खेल पिछले साल 2022 में बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ। और 23वां राष्ट्रमंडल खेल जो है वह आपको 2000 26 में होगा। और कहाँ पर होगा? तो ऑस्ट्रेलिया में होगा। 22वां वाला कम से कम याद रखना है। अच्छा, 22वें राष्ट्रमंडल खेल में, राष्ट्रमंडल को कॉमनवेल्थ भी कहते हैं, भारत ने जो 2022 में हुआ 22वां राष्ट्रमंडल खेल, उसमें भारत ने कुल कितना पदक जीता? 61 गो पदक जीता टोटल, जिसमें 22 गो गोल्ड मेडल था, 16 गो सिल्वर मेडल था, रजत पदक, और 23 गो कांस्य पदक था, ब्रॉन्ज। 22, 16, 23, यानी 22वां राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने आपको कुल मिलाकर 61 पदक जीते। ठीक है, 22वें राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने कुल मिलाकर 61 पदक जीते। आईसीसी T20 विश्व कप क्रिकेट का, आईसीसी T20 विश्व कप
जो 2022 में ऑस्ट्रेलिया में संपन्न हुआ, इसमें विजेता कौन बना? जो क्रिकेट से रुचि रखते हैं कम से कम वो बताइए। ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ आईसीसी T20 विश्व कप 2022 में, ठीक है, इसमें विजेता कौन बना? विजेता आपको इंग्लैंड बना था, फाइनल में हराया था, यानी उप विजेता पाकिस्तान था, ठीक है। आईसीसी T20 विश्व कप 2022 का विजेता जो है ऑस्ट्रेलिया था, सॉरी आयोजक ऑस्ट्रेलिया था, यानी ऑस्ट्रेलिया में यह खेल हुआ। और इंग्लैंड इसमें विजेता बना और पाकिस्तान उप विजेता बना। अच्छा, 2023 का क्रिकेट विश्व कप, वो तो T20 विश्व कप था, और 2023 वाला जो क्रिकेट विश्व कप है ये कहाँ आयोजित होने वाला है? वर्ल्ड कप क्रिकेट 2023 कहाँ आयोजित होने वाला है? बिल्कुल, रोशन झा जी इसमें आगे रहे आंसर देने में, क्रिकेट से रुचि रखते हैं। बिल्कुल, ये आपको भारत में ही आयोजित होने वाला है। अच्छा, आईपीएल का जो 15वां संस्करण 2022 में हुआ था, अभी तो इस बार 23वां से 16वां संस्करण है, तो 15वां संस्करण में आपको विजेता कौन सी टीम रही थी आईपीएल का? आईपीएल का 15वां संस्करण सीएसके नहीं था, गुजरात टाइटंस, गुजरात टाइटंस, गुजरात टाइटंस। 2023 के फुटबॉल विश्व कप का विजेता देश कौन सा है? सॉरी, 2022 में जो फुटबॉल का विश्व कप हुआ पिछले साल, उसका विजेता कौन है? अर्जेंटीना। सही उत्तर क्या होगा? अर्जेंटीना। अच्छा, बताइए। 2019 में 3 व्यक्ति को भारत रत्न मिला, ठीक है, किसको किसको? एक वो प्रणब मुखर्जी को मिला था, दूसरा जो है भूपेन हजारिका को मिला था, जो संगीतकार गायक हैं, और तीसरा नानाजी देशमुख को मिला था, नानाजी देशमुख। प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख।
अगला क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 में, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 में अंग्रेजी के लिए किसको पुरस्कार मिला? ये आपको संविधान के 8वीं अनुसूची के 22 भाषा में दिया जाता है, तो अंग्रेजी के लिए किसे मिला? अंग्रेजी के लिए यह पुरस्कार अनुराधा राय को मिला। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 जो है अंग्रेजी में किसको मिला? अनुराधा राय को मिला। हिंदी में बद्री नारायण को मिला। हिंदी में साहित्य अकादमी 2022 पुरस्कार बद्री नारायण को मिला तुमरी के शब्द कविता संग्रह पर। तुमरी के शब्द कविता संग्रह पर बद्री नारायण को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 मिला। और मैथिली भी आपको बिहार का क्षेत्रीय भाषा है जो 8वीं अनुसूची में है, तो मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 जो है अजीत आजाद को मिला। अजीत आजाद को मैथिली भाषा के लिए मिला और उनका कविता था पुस्तक पेन ड्राइव में पृथ्वी। पेन ड्राइव में पृथ्वी। पेन ड्राइव में पृथ्वी। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2022 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार किसको मिला? वर्ष 2022 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार किसको मिला? आप लोग इसके रिकॉर्डिंग को दोहरा करके सुनिएगा तो कम समय में बहुत कुछ रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि हम जो भी क्वेश्चन बोलते हैं वो चुनिंदा क्वेश्चन ही होता है। एनी एरनॉक्स। एनी एरनॉक्स। एनी एरनॉक्स। एनी एरनॉक्स भारत के वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन है? भारत में वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन है? राज्यसभा के सभापति राष्ट्रपति हैं। बिल्कुल, जगदीप धनखड़। चूंकि जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। तो जगदीप धनखड़। चलिए, कुल मिलाकर 1 घंटा 10 मिनट के लगभग जो है ये क्वेश्चन आंसर का सेशन चला। और कभी कभी ऐसा सेशन चलना चाहिए। आप लोगों का क्या विचार है? कभी कभी नहीं, नियमित रूप से चलना चाहिए। जब पीडीएफ हम पढ़ाए तो पढ़ाने के जस्ट बाद जो है यह सेशन चलना जरूरी है।
कुछ देर और सर। देख रहे हैं स्टूडेंट सब, एक तो 100 में 40-42 जुड़ते हैं, उसमें भी जब ये बोले तो उनको हुआ कि सर अब छोड़ रहे हैं पढ़ाना। कैसे मैच नहीं करेगा प्रिंसी? मैच तो करना ही करना है। हम गारंटी देते हैं कि यदि समूचे बिहार का रिजल्ट जितना परसेंट रहेगा, यानी जितने अभ्यर्थी में जितने परसेंट विद्यार्थी, मान लेते हैं कि समूचे बिहार में 40% विद्यार्थी यदि उत्तीर्ण होंगे, तो मेरे संस्थान से आपको 80% उत्तीर्ण होंगे। इसका मैं गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, और ये गारंटी आप लोग स्क्रीन शॉट लेके रख लीजिए। बिल्कुल देंगे वर्षा, ठीक है, इनमें भी होगा, निश्चित होगा, क्योंकि आपको इसका कारण भी है कि हम अपने पास जो है वो आपको जनरल कंपटीशन का एक लंबा अनुभव रखे हुए हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए कि सीटेट पढ़ाना मैंने 2018 से शुरू किया था, पेडागोजी 2006 से लेकर के 2017 तक मैंने 9 से 12 के स्टूडेंट को सहरसा में, ठीक है, सभी सब्जेक्ट पढ़ाया है और जनरल कंपटीशन को। ठीक है, तो 12 तक का कोई भी सब्जेक्ट है, गौरव इस बात का साक्षी भी है, तो 12 तक का कोई भी सब्जेक्ट है तो वो मेरे जीवा पर है। और दूसरी बात है कि खुद भी जो है जनरल कंपटीशन में बहुत सारा एग्जाम दिया हूँ और बहुत सारा रिजल्ट भी मैंने अचीव किया था। 2008 में पहला एग्जाम मेरा था एसएससी एलडीसी का, और जिस साल बाढ़ आया था उसमें मेरा आपको पीटी भी हुआ, लेकिन मेंस नहीं हो पाया था। उनके बाद लगातार 2008 से 12 तक पीटी मेंस का चक्कर जो है चलता रहा। ठीक है, और 12 में सचिवालय सहायक में मेरा पीटी भी हुआ था, मेंस भी हुआ था, लेकिन एज के कारण जो है मेरिट में हम छट गए थे, हमसे ज्यादा एज वाले मेरिट में चले गए थे। ठीक है, और उसके बाद कंपटीशन से मन मेरा उब गया, तो उसके बाद संकल्प ले लिए कि अब हमको टीचर ही बनना है, तो उसके बाद कभी एग्जाम दिए ही नहीं। तो इसलिए आप लोगों को कहीं कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। बस सुनते सुनते एक दिन में तो नहीं होगा ना, क्योंकि अब इसमें कंडीशन क्या हो रहा है, तो कुछ स्टूडेंट जो पहले से भी जनरल कंपटीशन से जुड़े हैं तो उनको तो ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन अब जो पूरा पूरी आपको पेडागोजी पर लगे और सीटेट को पास किया, तो ऐसे लोग जो है जनरल कंपटीशन से जिनका नाता टूटा हुआ है, थोड़ा उनको दिक्कत हो रहा है। ठीक है, लेकिन उनको भी दिक्कत नहीं होने देंगे। खास करके जो फीमेल कैंडिडेट है ना, उसको केवल पासिंग मार्क यदि आ जाता है तो
उसको नियुक्ति में बहुत दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। बिल्कुल नमिता, ऐसा होता है। अब जो समय बचा है, जब वर्क आता है तो उसमें ही वर्क करने में मन भी लगता है। इतना कटअप नहीं जाएगा गौरव जितना कह रहा है लोग। यदि क्वेश्चन थोड़ा सा भी स्टैंडर्ड हुआ तो जनरल का भी कटअप जो है वह 70 से 80 के बीच रहेगा। जनरल पुरुष की बात हम कर रहे हैं, महिला की। EWS के लिए कोई अलग से पासिंग मार्क नहीं है। चलिए ठीक है, जो आज के क्लास में अब्सेंट थे वो रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। महिला का 32% है, चाहे वह किसी भी कैटेगरी का हो। बिल्कुल, जो पढ़ाई लिखाई छोड़े हुए थे कि चलो अब तो जॉब होगी ही ना, उनको थोड़ा दिक्कत हो रहा है, लेकिन मेहनत करने से मैनेज हो जाएगा, क्योंकि आपका कंपटीशन इसी तरह के स्टूडेंट से होगा। ठीक है, जैसे आप, इसलिए कट ऑफ नीचे जाएगा। चलिए ठीक।